आप सभी का मैं आपके मंच द सक्सेस पॉइंट में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब पढ़ रहे होंगे। मन लगा के मेहनत करिए, अपना लक्ष्य हासिल करिए। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। विश यू ऑल द बेस्ट। चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ महत्वपूर्ण सेशन। शुरू करने से पहले गुजारिश है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों तक पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आता रहूँगा। ऐसे ही प्यार और इज़्ज़त बनाए रहिए, भरोसा रखिए, क्योंकि हमारा लक्ष्य ही है आपका भरोसा, आपकी सफलता। तो चलिए शुरू करते हैं आज के शानदार प्रश्नों के साथ। तो आज का पहला प्रश्न है, आयात कर। आयात कर क्या करता है? व्यापार की मात्रा को बढ़ाता है, व्यापार की मात्रा को घटाता है, इसका व्यापार की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या फिर दोनों। दोनों का मतलब हो गया ए या बी। तो आयात कर की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, ठीक है, तो किसी भी तरह के उत्पादों या सेवाओं को बाहर के किसी देश से खरीदने को आयात कहते हैं। और आयात कर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर लगाया जाने वाला कर होता है। सामान्यतः ऐसे आयात पर लगाया जाता है। आयात कर व्यापार की मात्रा को घटाता है दोस्तों। क्या करता है? जो आयात कर होता है वो व्यापार की मात्रा को घटाता है। तो बी आपको क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय रुपए को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया था 1994 में। बात समझ आ रही है दोस्तों? कब बनाया गया था? 1994 में बनाया गया था। 1995 या 1996, 1997। तो भारतीय रुपए को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया था सन 1994 ईस्वी में दोस्तों। कब बनाया गया था? 1994 ईस्वी में। तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1994 में भारतीय रुपया चालू खाते के लेन देन में पूरी तरह से परिवर्तनीय बना दिया गया। चालू खाते की परिवर्तनीयता का तात्पर्य होता है कि मुद्रा की सीमा पार आवाजाही पर किसी तरह का प्रतिबंध न हो। चालू खाता विनियमितता, लक्ष्यों, सेवाओं और आय के साधनों के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा से संबंधित भुगतान पर प्रतिबंध हटाने से संबंधित होता है। आपका चालू खाते का बात समझ में आ रही है? जो परिवर्तनीयता की बात होती है, परिवर्तनीय का तात्पर्य या अर्थ की बात बताई मैंने। तो जीएसटी किस तरह का कर होता है उसको देख लेते हैं। प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रकार पर निर्भर करता है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जीएसटी किस तरह का कर होता है दोस्तों? तो जीएसटी आपका अप्रत्यक्ष कर होता है। तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। जी फॉर गुड, एस फॉर, ठीक है, सर्विस, और टी फॉर टैक्स। तो गुड एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। इसकी स्थापना की अगर बात करें, इसकी शुरुआत की बात करें, तो जीएसटी की शुरुआत कब हुई थी? 1 जुलाई 2017 को हुई थी दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता और सलाहकार कौन होता है? नाबार्ड, एसबीआई, आरबीआई या इनमें से कोई नहीं। तो मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का जो वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार होता है दोस्तों, वो होता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो सी आपको क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसी वस्तु का 2017 में भारत से निर्यात सर्वाधिक रहा है? यानी कि कौन सी वस्तु थी जिसका निर्यात भारत से सर्वाधिक रहा है दोस्तों? बात समझ में आ रही है? इसका निर्यात सर्वाधिक रहा है, वो आपको बताना है। कृषि एवं संबंधित उत्पाद, अभियांत्रिकी वस्तुएं, वस्त्र, या फिर रसायन। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा कि जो 2017 में भारत से निर्यात जिसका सर्वाधिक रहा है वो है दोस्तों अभियांत्रिकी वस्तुएं। कौन सी वस्तुएं? अभियांत्रिकी वस्तुएं। तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। उत्पादक कीमत सूचकांक क्या मापता है? उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों के औसत परिवर्तन को, उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों के मामूली परिवर्तन को, उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत में कुल परिवर्तन को, इनमें से कोई नहीं। तो उत्पादक कीमत सूचकांक जो मापता है दोस्तों, वो क्या मापता है? आपको यही बताना है। ठीक है, तो उत्पादन
कीमत सूचकांक जो मापता है दोस्तों, वो मापता है उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कीमत के औसत परिवर्तन को मापता है। तो उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों के औसत परिवर्तन को मापता है, तो ए आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे आपका प्रश्न कह रहा है कि भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य चावल के सर्वाधिक उत्पादन यानी प्रति हेक्टेयर में आगे है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या फिर पंजाब। बात समझ में आ रही है दोस्तों? यानी कि कौन सा ऐसा राज्य जो चावल के सर्वाधिक उत्पादन में अग्रणी रहा है। ठीक है, आपको वही बताना है कि अग्रणी कौन सा रहा है। बताइए फटाफट से आंसर जवाब दीजिए। तो ऐसा राज्य जो चावल के उत्पादन प्रति हेक्टेयर में सबसे अधिक रहा है वो है पंजाब। तो डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत से कृषि सामानों के निर्यात में सम्मिलित नहीं है? नेफेड, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, इफ्को या एमएमटीसी। बात समझ में आ रही दोस्तों? तो जो निर्यात में सम्मिलित नहीं है ऐसी एजेंसी जो कृषि सामानों के निर्यात में सम्मिलित नहीं है वो है आपका इफ्को दोस्तों। क्या हो जाएगा, इफ्को। तो सी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में निम्नलिखित में से कौन सट्टेबाज नहीं है? दलाल, तेजड़िया, बंदड़िया, स्टैग। तो स्टॉक एक्सचेंज में जो निम्नलिखित में से सट्टेबाज नहीं है वो है आपका दलाल दोस्तों। तो ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना में सभी विकासात्मक प्रयासों के कर के रूप में मानव विकास को मान्यता दी गई? मान्यता दी गई 7वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना, 6ठी पंचवर्षीय योजना या 5वीं पंचवर्षीय योजना। बात सुनिए जी दोस्तों, भारतीय पंचवर्षीय योजना बतानी है जिसमें विकासात्मक प्रयासों के रूप में मानव विकास को क्या दिया गया है? मानव विकास को, मानव विकास को मान्यता दी गई दोस्तों। ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्या दी गई है? मानव विकास को मान्यता दी गई है। 7वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो ये जो मान्यता दी गई है वो दी गई है दोस्तों 8वीं पंचवर्षीय योजना में। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना बी आपको क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 8वीं पंचवर्षीय योजना का अगर समय पूछा जाए तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये 1992 से 1997 के बीच था। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता संघीय वित्त मंत्री करते हैं और केंद्र के राजस्व या वित्त के प्रभारी राज्य मंत्री इसके एक सदस्य होते हैं। जीएसटी परिषद कर दर से छूट वाली वस्तुओं के बारे में निर्णय करेगी और नई कर नीति का निर्धारण भी करेगी। राज्य सरकारों के पास वैट उगाही का विकल्प होगा यदि वह ऐसा चाहे। ठीक है, तो इनमें से कौन सा सही है आपको ये बताना है। तो दोस्तों अगर इसकी बात की जाए तो जीएसटी परिषद की अध्यक्षता संघीय वित्त मंत्री करते, बात सही है। केंद्र राज्य के राजस्व या वित्त के प्रभारी राज्य मंत्री इसके एक सदस्य होंगे, बिल्कुल सही है। जीएसटी परिषद कर दर से छूट वाली वस्तुओं के बारे में निर्णय करेगी और नई कर नीति का निर्धारण भी करेगी, ये भी सही है। लेकिन राज्य सरकारों के पास वैट उगाही का विकल्प होगा, ये आपका गलत आंसर होगा। ठीक है, ये रॉन्ग होगा, ये सही होगा। पहला दूसरा सही है, तो पहला दूसरा कौन सा होगा आपके, आइए देख लेते हैं। पहला और दूसरा, तो पहला दूसरा सही है, तो ये आपके डी पे है, तो डी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। वर्ष 2015 और 16 के बीच में भारत का कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य रहा था? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार। तो 2015 और 2016 के बीच में भारत का जो राज्य है जो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है रहा है वो है उत्तर प्रदेश। तो बी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में देख लेते हैं कौन सा कथन सही है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना वर्ष 2001 में शुरू की गई थी। यह योजना किसानों को उनकी खेती की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त और समय अनुकूल साख समर्थन प्रदान करती है। तो दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 1998-1999 में हुई थी, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यह योजना किसानों को उनकी खेती की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त और समय अनुकूल साख समर्थन प्रदान करती है, बात सही है। तो केवल दो, तो बी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों,
करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नाबार्ड के बारे में देख लेते हैं कि सही कथन कौन सा है। नाबार्ड संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 1982 में स्थापित हुआ या केवल कृषि के लिए साख की सुविधा प्रदान करता है दोस्तों। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो नाबार्ड 1982 में स्थापित किया गया था, सही है। या केवल कृषि के लिए साख सुविधा प्रदान करता है, तो दोस्तों ये गलत है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ये कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा, ठीक है, यानी नाबार्ड द्वारा कृषि साख के अतिरिक्त अन्य संस्थान विकास, गैर कृषि क्षेत्र, वित्तीय समावेशन आदि भी प्रोत्साहित किए जाते हैं दोस्तों। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही है, इसलिए पहला आपका सही हो जाएगा। तो ए आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम पारित हुआ था 2005, 2006, 2007, 2008 में। तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम जो पारित हुआ था दोस्तों, वो कब पारित हुआ था, तो वो पारित हुआ था आपका 2005 में। कब पारित हुआ था, 2005 में। तो ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, लघु निर्माण उद्योग में प्लांट एवं मशीनरी में विनियोग की मात्रा होनी चाहिए 10 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। 10 लाख रुपए से ऊपर परंतु 25 लाख रुपए से अधिक नहीं। 25 लाख रुपए से ऊपर परंतु 5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। 5 करोड़ रुपए ऊपर परंतु 10 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, 25 लाख रुपए से ऊपर परंतु 5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। तो सी आपका क्या हो जाएगा, सी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, उपभोक्ता सहकारी भंडार स्थापित किए जाते हैं सदस्यों द्वारा, सहकारी समितियों के निबंधक द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा। तो उपभोक्ता सहकारी भंडार जो स्थापित किए जाते हैं दोस्तों, वो किसके द्वारा स्थापित किए जाते हैं, तो वे स्थापित किए जाते हैं सदस्यों के द्वारा। तो ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, सेबी अधिनियम पारित हुआ था 1956 में, 1962 में, 1992 में, 2013 में। तो सेबी अधिनियम पारित हुआ था 1956 में। कब पारित हुआ था दोस्तों, 1956 में। तो ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, नीचे दिए गए सूची में से सही कूट से सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ आपका सूची 1 दी हुई है, दूसरी तरफ सूची 2 दी है। आइए मिलान करते हैं। कैपिटल गेन टैक्स ये संपत्ति विक्रय से संबंधित है दोस्तों। किससे संबंधित है, ये संबंधित है आपके संपत्ति विक्रय से। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी किससे संबंधित है, तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी आपकी संबंधित है फैक्ट्री निर्मित वस्तु से। कस्टम ड्यूटी किससे संबंधित है दोस्तों, तो ये आयात से संबंधित है। और कारपोरेट टैक्स किससे संबंधित है, आय से संबंधित है। तो आपका जो आंसर निकल के आ रहा है वो आंसर क्या होगा दोस्तों, वो आंसर होगा आपका 4 2 3 1। 4 2 3 कौन सा हो जाएगा, पहला। तो ए आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना लाई गई थी 1998 से 99 में, 1999 से 2000 में, 2000 2001 में, 2000 2002 में। तो किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो लाई गई थी दोस्तों, वो कब लाई गई थी, वो लाई गई थी 1998 से 1999 में। तो पहला आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब लाई गई थी, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब लाई गई थी, तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना आपकी 1998 1999 के बाद लाई गई थी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी 2 दाल वाली तिलहनी फसल होती है, अलसी, सूरजमुखी, मूंगफली, लोबिया। तो जो 2 दाल वाली तिलहनी फसल होती है दोस्तों वो होती है मूंगफली। कौन सी होती है, मूंगफली। तो सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है त्रिची में, भुसावल में, सहारनपुर में, पुणे में। तो राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है त्रिची में, और त्रिची कहाँ है, तमिलनाडु में स्थित है दोस्तों। ठीक है, तो ये त्रिची हो जाएगा। ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रांत में दलहन का उत्पादन सर्वाधिक होता है दोस्तों, तो वो प्रांत कौन सा है, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब। तो ऐसा प्रांत जहाँ दलहन का उत्पादन सबसे अधिक होता है
तो वह है आपका मध्य प्रदेश दोस्तों। सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी क्षेत्र का शीर्षक बैंक कौन सा होता है? पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, नाबार्ड, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, कृषि क्षेत्र का शीर्षक बैंक पूछ ले या कृषि के क्षेत्र को सबसे अधिक मतलब हेल्प करने वाला कह लीजिए, मत सहायता करने वाला बैंक कौन सा होता है, या फिर किसी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कौन सा बैंक होता है, तो वो होता है दोस्तों नाबार्ड। ठीक है, सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 12 जुलाई 1982 को हुई थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आज का लास्ट प्रश्न, भारतीय पेटेंट कानून लागू हुआ था वर्ष 1970 में, 1971 में, 1972 में, 1973 में। तो भारतीय पेटेंट कानून नियम जो लागू हुआ था दोस्तों, वो लागू हुआ था 1972 में। तो सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम वर्ष 1911 में भारतीय पेटेंट और डिजाइन अधिनियम बनाया गया था। पुनः स्वतंत्रता के बाद 1970 में पेटेंट अधिनियम बना और इसे वर्ष 1972 में लागू किया गया। इस अधिनियम में पेटेंट संशोधन अधिनियम 2022 और पेटेंट संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा संशोधन किए गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये था आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रैक्टिस सेट भी आपको बहुत ही पसंद आया होगा। फटाफट से इसको शेयर करें, लाइक करें। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।